चलो, ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। आपको स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। मैम। ओके ओके क्लास। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था फटाफट उससे गो थ्रू हो जाते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बात करी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी थी, और हम लोगों ने उसके इम्पोर्टेंस की बात करी थी कि कितना जरूरी होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करी थी। तो ये फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशंस में बोला गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो फाइनेंस का मतलब हम लोग मनी से लेते हैं, यानी इट मीन्स कि मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो कहाँ से मनी को हम एक्वायर करेंगे। ठीक है। कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें रिटर्न्स मिल सके, और इसी के साथ साथ हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी एक पार्ट में मनी अपना ज्यादा खर्च कर दिया तो वो वेस्टेज हो जाएगा, और किसी और पार्ट में हमें वो जो हमें यूज करना है वो हम नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे सिंपल अगर हम लोग टर्म्स में देखें तो हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, मनी का मैनेजमेंट करते हैं, बट हम लोग उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है। वो भी यही करते हैं ना, वो ये देखते हैं कि अच्छा नेक्स्ट ईयर, अगर आपको उन्होंने भी देखा होगा कि मान लो आपने बीबीए में एडमिशन लिया तो उन्होंने देखा होगा कि अपने बच्चे को बीबीए में एडमिशन लेना है, तो उन्होंने उस हिसाब से रैंडम तैयारी तो नहीं करी होगी, उन्होंने पहले से कितना अमाउंट लगना है, कितनी फीस लगनी है, कहाँ पर मिलेगा, इन सब चीजों के लिए उन्होंने पहले से सारी चीजों का ध्यान रखा होगा और प्लान किया होगा कि हमें कहाँ कहाँ से हम कौन कौन से सोर्सेस हैं, हम ये मनी इकट्ठा कर सकते हैं, और हमें आगे कितने टाइम के लिए इतना अमाउंट चाहिए होगा। ठीक है। तो ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टाइप ही है। अब क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस इस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, बहुत जरूरी होता है उनके लिए। भाई इसलिए जरूरी होता है, अगर उन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया, उन्हें नहीं मालूम कि किन किन सोर्सेज से आपको वो पैसा एक्वायर होगा और कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे फ्यूचर में, उनके जो भी जिस भी तरीके के उनके इवेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं होगा प्रोजेक्ट्स हाफ वे में आके रुक जाएंगे। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट में हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, फोरकास्टिंग। ठीक है। ये हैं सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब इन्हीं सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम एप्लीकेबल करते हैं फाइनेंस के साथ, यानी फाइनेंस को की प्लानिंग, फाइनेंस की ऑर्गेनाइजिंग, यानी किस किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करना है। ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स ही है, तो ये क्या करती है, अपने एडवर्टाइजिंग में ज्यादा रिलाई करती है, ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं। या बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बार बार अगर रिसर्च करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं, तो वो दूसरी कंपनियों से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद है डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्शन देना, प्रॉपर कंट्रोलिंग रखना। ठीक है। देखते रहना कि ऐसा ना हो जाए कि हम अगर कंट्रोल छोड़ रहे हैं तो हमारे जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाए, या हमारा जो पैसा हमने लगाया वो वेस्टेज हो जाए उसका। ठीक है। जितना नीडेड है उतना ही यूज हो। तो ये हम लोगों ने बात करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये कुछ डेफिनेशन है जो हम लोगों ने कल बात करी थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते थे, स्कोप एंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। वैसे स्कोप किसी चीज का और किसी चीज के एलिमेंट्स, पार्ट्स अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं वही उसका स्कोप है, यानी वही उसके यूजेस का क्राइटेरिया भी वही है, तो इसमें ये सेम है। ठीक है। इसमें हम लोगों ने तीन चीजों की बात करी थी। पहला था इन्वेस्ट, ये डायग्राम भी है इसका, हम लोग डायग्राम में आ जाते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पहला आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है। यानी आपको कहाँ से एक्वायर करना है। हमेशा हर कंपनी ये कोशिश करती है कि वो नए नए सोर्सेज ढूंढते जाए कि आपको कहाँ कौन कौन से सोर्सेज है जहां से आप मनी का एक्वायर कर सकते हो, मनी को आप ला सकते हो अपने कंपनी में। उसके बाद दूसरा है इन्वेस्ट करना। ऑब्वियसली जब हम मनी एक्वायर कर रहे हैं, जैसे हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हर बार हम ध्यान रखते हैं कि भाई नया प्रोजेक्ट आ रहा है,
या हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करना है, हमें एक और ब्रांच डालनी है, ठीक है, तो हमको वो पैसा चाहिए, तो हमें वो पैसा, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढा, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? हम सारा लोन लेंगे, शेयर्स लेंगे, डिबेंचर्स लेंगे, इशू करेंगे, तो ये हमें देखना पड़ता है। फिर लास्ट है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। डिविडेंड्स क्या होते हैं? आपके जो शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स पे जो हम प्रॉफिट का पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है, वो डिविडेंड्स होते हैं, ठीक है। तो हमको ये भी देखना होता है कि हर साल हमें डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना है या नहीं देना है, क्योंकि हमें कुछ रिटेन भी रखना होता है, यानी कुछ प्रॉफिट का अमाउंट हम रोक के रखते हैं अपने फ्यूचर के प्लान्स को या फ्यूचर की चीजों को चलाने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स थे। एक मिनट, क्लास कोई एंट्री कर रहा है, अभय सिंह। ओके, यस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्लास ये क्लियर हो गया ना, और एलिमेंट्स, और जो तीन एलिमेंट्स हैं, वो तीनों एलिमेंट्स मिलके फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाते हैं, और वही उसका स्कोप भी है। उसके बाद आगे ये है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि एम, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या एम होता है, क्या टारगेट्स होते हैं। तो पहला क्या होता है? टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न। कंसर्न का मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एंटिटी, इसकी बात करी जा रही है, ठीक है। एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं। हमेशा हम लोग यही कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मनी की सप्लाई रेगुलर बनी रहे। अगर वो रेगुलर नहीं होगी तो फ्लो फ्लो हमारा खत्म हो जाएगा। और एडिक्वेट मीन्स कि अगर आप 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आपके पास 100 रुपीज मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 120 होंगे तो 20 एक्स्ट्रा है, हमें वो इन्वेस्ट नहीं करने हैं, वो हमें भले ही रोक के रखने हैं। या अगर 90 होंगे तो भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यानी एडिक्वेट सप्लाई चाहिए। हमें 100 रुपीज है तो वो हमें 100 ही इन्वेस्ट करने चाहिए, और 100 की सप्लाई हम देंगे तो वो रेगुलर तौर पे फंड्स आते रहे हमारे पास में। सेकेंड पॉइंट है टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग्स, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारी अर्निंग्स रेगुलर होती रहे, क्योंकि अगर हमारी अर्निंग्स रेगुलर नहीं होंगी तो हमारे शेयर होल्डर्स को एडिक्वेट रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। फिर उनका ट्रस्ट हमारी कंपनी से धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, वो हमारी कंपनी को अवॉइड करने लगेंगे और स्विच कर देंगे, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। तो हमें अपनी शेयर्स की वैल्यू हमारी मार्केट में बनी रहे, ठीक है, शेयर होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो बनी रहे। इसलिए हमें एडिक्वेट रिटर्न्स बना के रखने होते हैं। मतलब एक बार हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो हमने उसी साल सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नहीं बचा के रखा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। थर्ड है टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन। जो भी हमारे पास फंड्स है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम मीन्स होता है कि कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, जितना नीडेड है उतने फंड्स को हम यूज करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारी एक केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है। केमिकल फैक्ट्री में हम सॉरी हमारी सोप फैक्ट्री है और उसमें हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि इतना केमिकल लगेगा और 100 पीस सोप के बन जाएंगे। तो हमें, अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं या हमने बहुत ज्यादा खरीद के रख लिया, हमने सोचा भाई बहुत सस्ता मिल रहा है केमिकल, ऐसा करो कि खूब सारा खरीद के रख लो, तो हमने तो अपना जो बजट था, जो हमने अपना पैसा था वो ब्लॉक कर लिया ना। फिर साथ ही साथ हमने उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया है, तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो गई। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करें ऑप्टिमम लेवल पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू एंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमेशा ट्रस्ट उन्हीं पे किया जाता है जो लॉयल होते हैं, लीगल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई और लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑप्टिमम सेफ्टी वहां नजर आनी चाहिए। क्योंकि हम भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी ये देख के इन्वेस्ट, भाई हर कंपनी इन्वेस्ट करती है, हर कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखती है, क्योंकि उन्हें भी ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमने जहां इन्वेस्ट किया है, यानी हमने जिन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर अपना टैक्स कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए,
तो ये सारी चीजें हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें अब हम लोग नया वर्ड आ गया है, कैपिटल और स्ट्रक्चर। ठीक है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैपिटल का मीन्स होता है कि पूंजी, और हम पूंजी अपनी, जो हमारा कैपिटल है वो हम किस तरीके से एक्वायर कर रहे हैं। कुछ पैसा हमारे पास था, कुछ हमने शेयर्स, कुछ हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, वहां से मिल गया है, कुछ रिटेन अर्निंग थी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरह से कैपिटल होता है। और स्ट्रक्चर यानी हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं, पिछले साल कितने किए थे, इस साल कितने करने हैं। हम अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करते रहते हैं ताकि हमें लॉसेस ना हो। क्योंकि हम लोगों ने कल ऐसे ही डिस्कस किया था ना कि अगर बहुत ज्यादा अगर हमारे शेयर होल्डर्स खड़े हो जाएंगे तो वो सब हमारी कंपनी के हिस्सेदार हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और अगर हमने बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इशू कर दिए यानी लोन्स बांट दिए, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 5 पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, ऑपरेशंस क्या है। तो सबसे पहले है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ एडमिशन लिया है सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में, तो आपने देखा होगा ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो, और उसके साथ ही आपके पास पहले से उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तब आप किन किन कोर्स में जा सकते हो। तो उसी तरीके कैपिटल के लिए भी होता है। ठीक है, अब ये सब जो फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस फाइनेंस मैनेजर के अंडर आते हैं। तो वो एस्टिमेट करता है, वो ये देखता है कि हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के केस में लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, तो ऑब्वियसली जो मेडिसिन कंपनीज हैं या ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज हैं, और इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इस वक्त बढ़ गई है। और कई और है जिनकी इस वक्त कैपिटल रिक्वायरमेंट घट गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है बिजनेस इतना फ्लक्चुएटिव हो गया है, तो अभी उन्हें नीड नहीं है। लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्री बढ़ गई, तो आपकी कंपनी किस तरीके की है, ठीक है, आपको किस तरह का प्रोग्राम्स आगे, इवेंट्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं ताकि हम अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट देख सके। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो कैपिटल है, जो हमारी पूंजी है, जो हमें पैसा चाहिए अपने इवेंट्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, वो हमें किस तरीके की चीजों के लिए चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमें, मान लीजिए हमें कुछ अभी बहुत नीडेड है और अभी के लिए नीडेड है। जैसे हम लोग कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें पता होता है कि भाई जैसा हॉस्पिटल के केस में अगर हमें बेड चाहिए, ठीक है, वो हमें आगे तक के लिए तो नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए। अभी 100 बेड हो जाएंगे, फिर हमें 2-3 साल 5 साल बाद तक, जब जब उनकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी तभी हम खरीदेंगे ना। ठीक, तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चीजें होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म। जैसे अगर हम मेडिसिन परचेज कर रहे होंगे तो वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होंगी और फ्लो में चाहिए होंगी बार बार। जैसे जैसे उनका कंजम्पशन होता जाएगा हमें वैसे वैसे उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारी कॉम्पोजिशन कैसी है, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए हमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉम्पोजिशन तैयार करेंगे। ठीक है, थर्ड है चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। थर्ड पॉइंट में फाइनेंस मैनेजर ये देखता है कि ये जो फंड्स हमें एक्वायर होंगे, ये हम कैसे कैसे एक्वायर करेंगे। ठीक है, कुछ तो मान लीजिए जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ के पास तो पहले से फंड होता है हमारे पास में। ठीक है, तो हम उस फंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हमने अपनी पुरानी चीजों के लिए, मान लीजिए हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, पहले से चल रही है, तो हमने कुछ अपने पुराने प्रॉफिट्स का पार्ट रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग चॉइसेस हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ कुछ ABC 3 चॉइसेस दी हुई हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक, यानी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। शेयर्स हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि शेयर्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ अ कंपनी हम खरीद लेते हैं उतने परसेंट तक की। ठीक है, और शेयर्स पे हमें
डिविडेंड मिलते हैं, यानी और डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। अगर हमें प्रॉफिट अर्न हुआ तो हमें मिलेगा, यानी शेयर होल्डर्स को हमेशा रिलाय करना पड़ता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स बने। अगर प्रॉफिट्स बनेंगे तभी उन्हें शेयर्स पे डिविडेंड इशू होगा। दूसरी चीज ये डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो एक काइंड ऑफ अ लोन होते हैं, एक इंडिविजुअल से हम लोन लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में, 100 रुपीज का हो सकता है, 200 रुपीज का भी हो सकता है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम डिवेंचर्स लोन्स लेते हैं। अब क्या होता है कि लोन्स में तो हमें हर बार देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये ध्यान में रखती है कि भाई हमें ये हर बार इंटरेस्ट देना है तो हमारे पास हमेशा अमाउंट इतना होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है, लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही बैंक आता है। ठीक है, बैंक बस अलग से कैटेगराइज कर दिए गए हैं। बैंक्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। खैर अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। अब हम लोग सिर्फ इतनी बात करेंगे कि लोन्स, यानी हम बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन्स ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कितना लोन चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो हमें ये सारी चीजें एक फाइनेंस मैनेजर अच्छे से इसका एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग लोन्स लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट्स टू बी ड्रॉन लाइक इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। तीसरी चीज दी है बॉन्ड्स, यानी अगर हम लोग सिंपल तौर पे दें, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और उसके बाद दिया हुआ है लोन्स। ठीक, अब क्या होता है, शेयर्स और डिबेंचर्स की तरह बॉन्ड्स भी होते हैं। तो जो पब्लिक्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जैसे शेयर और डिबेंचर्स लोग परचेज करते हैं, ऐसे लोग बॉन्ड्स भी परचेज करते हैं, और उनमें भी इसी तरीके एक अमाउंट होता है जो कनेक्टेड रहता है। जैसे शेयर्स में डिविडेंड होता है, बॉन्ड में सॉरी, शेयर्स में डिविडेंड होता है, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट होता है, ऐसी बॉन्ड्स में भी होता है। वो भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो फाइनेंस मैनेजर ये देखेगा कि कौन सा उसको ज्यादा फायदेमंद या ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उनमें उनमें इन्वेस्ट करता है। क्लास हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहे हैं, बहुत स्पीड से तो नहीं चल रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके, कहीं जैसे अगर आपको किसी पॉइंट पे ना क्लियर हो, किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंस मैनेजर फिर क्या करता है, अभी तो उन्हें सोर्सेज देख लिए, अभी वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट देख रहा है। The finance manager has to decide to allocate funds into profitable ventures so that there is safety on investment and regular returns is possible. इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स में दो चीजें हैं जो फाइनेंस मैनेजर बहुत स्पेसिफिकली देखता है। पहला क्या है, सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है रेगुलर रिटर्न्स। ठीक है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये देखें कि हमने सेफ जगह इन्वेस्ट किया, अपना पैसा जहां लगाया है वो रजिस्टर्ड हो बाय लॉ, उसके ऊपर एक एनफोर्समेंट लगा हो कि अगर कुछ होता है, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके ऊपर उनको पिनलाइज किया जाएगा, उनके ऊपर पेनल्टीज पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं सेफर होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि भाई सेफ्टी तो आप देख रहे हो, लेकिन सेफ्टी के साथ साथ हम ये भी तो देखेंगे कि हमें रिटर्न्स भी तो मिले। पता चला हमने ऐसी जगह सेफ्टी की जगह चक्कर में हमने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां से हमें रिटर्न्स ही नहीं आ रहे। तो आपको दोनों पॉइंट देखने हैं मेजरली। जैसे ऑब्वियसली अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको पता है कि रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं, जैसे रिलायंस है, ये सब कंपनीज क्या कर रही हैं, बहुत अच्छे, या फ्यूचर ग्रुप है, ये सब क्या कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनमें इन्वेस्ट करें, या ऑयल रिफाइनरीज हैं, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। तो हमेशा हम देखेंगे कि हमें किसके शेयर्स परचेज करने हैं या डिबेंचर्स परचेज करने हैं, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और हमें रिटर्न्स भी मिलने लगे। ठीक है, अब क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारे पास सरप्लस बचता है, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट हमने अर्न किया 50,000। ठीक है, अब 50,000 हम पूरा 50,000 तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने फ्यूचर के लिए,
20,000 आपने फ्यूचर के लिए बचा के रख लिया, आपके पास बचा 30,000। ठीक है, 30,000 में हमने, हो सकता है हमें कुछ परचेज करना हो, हमने वो परचेज किया, कुछ स्पेशल हो, कोई नया ब्रांच खोल रहे हो तो हमें उसके लिए भी कुछ वहां पे भी डिपॉजिट करना हो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यार अभी भी हमारे पास सरप्लस बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इस सरप्लस का किस तरह से यूज करेंगे, उसका सही उस यूज हमें करना चाहिए, ताकि हमें, क्योंकि हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो दो पैरामीटर्स पे काम करती है। पहला, वो कोशिश ये हमेशा करती है कि उसको हमेशा प्रॉफिट अर्न हो, हमेशा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इसी एम पे काम करती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो। तो उनको ये लगता है कि अगर हम सही तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट्स होगा। अब क्योंकि करंट जो जैसे जैसे हम लोग अब इस सिचुएशन में आ गए हैं या इस तरह की चीजों में आ गए हैं, अब धीरे धीरे एक नया टर्म और आता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है क्लास। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल रखेंगे, ठीक, तो हमारे प्रॉफिट्स अपने आप ऊपर चले जाएंगे। मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक हम लोग हाइपोथेटिकल सोचते हैं। मान लीजिए नोकिया पहले बहुत ट्रेंड में था, बहुत चलता था, उसके बाद मान लीजिए कि नोकिया वालों ने सही तरीके से प्लानिंग करी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रॉफिट मेकिंग में लगे रहे, लेकिन उन्होंने कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। बाकी कंपनीज ने कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे भी ध्यान दिया। ठीक, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम जितने ज्यादा प्रोडक्ट बना लेंगे और जितने ज्यादा प्रोडक्ट अगर हम बेचेंगे तो हमें उतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बाकी कंपनीज ने ये सोचा कि अगर हम अपनी कॉस्ट कम कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स तब भी बढ़ जाएंगे ना। हमें ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बेचने की जरूरत नहीं है, अगर हम अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल कर लेंगे तब भी हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग अभी कोविड के केस में, अभी कौन आ रहा है, अभिषेक गुप्ता। आधी क्लास से एंट्री कर रहे हैं अभिषेक आप। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन की। कि ये बहुत मेजर डिफरेंस है जिसपे कंपनीज आजकल काम कर रही हैं कि किस तरीके से कॉस्ट मिनिमाइज की जाए। जैसे अभी आपने आपने देखा होगा ना कि कोविड के केस में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिसमें बोला गया कि कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, एम्प्लॉयज को हटा रही है, एम्प्लॉयज की सैलरी घटा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, उनका उनके प्रॉफिट्स, उनको भाई प्रॉफिट्स उनको मेंटेन रखने हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी कॉस्ट घटा रही है। खैर ये तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती है मोस्टली। कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे और अपनी जो भी चीजें बन रही होती हैं या सर्विसेज होती है उनको इस तरीके से हैंडल करती हैं कि उनमें कम से कम कॉस्ट लगे, जिससे उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न हो सके। ठीक है, अब जो हमें ये प्रॉफिट अर्न हो रहा है हमें इसको सही जगह इन्वेस्ट करना है, सही सही जगह इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो पहला क्या है, डिविडेंड डिक्लेरेशन। सबसे पहला काम कंपनी ये करती है कि अगर कंपनी को अभी भी सारी इन्वेस्टमेंट सब चीजें करने के बाद भी अगर उनके पास प्रॉफिट बच रहा है, तो वो सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स में, चाहे वो बोनस में, चाहे वो एक्स्ट्रा शेयर्स दे दें या कैश में दे, किसी भी तरीके से वो डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे शेयर होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रिटेन रहते हैं, रुके रहते हैं और कंपनी में ट्रस्ट दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट है रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, जो हमारा सरप्लस, हमारा प्रॉफिट बचा है, इसको हम रिटेन रखते हैं। रिटेन माने होता है रोक के रखना, ठीक है, लेकिन हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी यानी अपनी बैलेंस शीट में इसको शो जरूर करते हैं। हम ये बताते हैं कि हमने ये कंपनी के फ्यूचर को के लिए रखा हुआ है, हम कंपनी में नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट खोलना चाहते हैं, या हम अपनी कंपनी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं, एक तरीके से वो असेंबलिंग पे काम करती हैं, यानी उन्होंने चार प्रोडक्ट लिए, उनको असेंबल किया और लॉन्च कर दिया। लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि असेंबलिंग पे काम नहीं करती हैं, वो धीरे धीरे अपने यूनिट्स डालती हैं, प्रोडक्शन के अलग अलग यूनिट्स डालती हैं। तो उन यूनिट्स को डालने के लिए आपको पहले प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे उन प्रॉफिट्स का पार्ट बचा के ही आप इस तरह के प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
फिर नेक्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ कैश। अच्छा, कैश को बहुत क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका पैसा ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहता है, पाइप में पड़ा रहता है। जैसे नहीं होता है कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर खरीदने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, तो हम रेगुलर रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर उसके पेमेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा ब्लॉक रहता है ना, जब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब तक तो हमारा वो उतना पैसा ब्लॉक है। इसलिए भी कंपनीज को कैश का मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो फाइनेंस मैनेजर होती है उनकी ये बहुत कहा जाए कि बड़ी लाइबिलिटी होती है कि उनको किस तरीके से, क्योंकि ज्यादा कैश भी हमें नहीं करना है। कुछ कैश तो पहले ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टेड है, हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हम प्रॉपरली सारी चीजें कर रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, सब चीजें चल रही है, तो हमारा कैश तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मतलब लिक्विड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम निकाल भी नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा भी हमें कैश की जरूरत पड़ती है, किसके लिए पड़ती है, लिखा हुआ है कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पसेस, लाइक सेकेंड लाइन में है क्लास, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, ये वर्ड हम लोग बार बार सुनते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। तो जब भी वेजेस की बात होती है, वेजेस मोस्टली उस जगह इस्तेमाल होता है जहां पर पीस रेट या टाइम रेट के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट, हमारे रेमुनरेशन हमें दिया जाता है। और सैलरी मोस्टली क्या होता है, मंथली बेस जो आपको मिल रहा होता है रेमुनरेशन, उसे हम सैलरी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेजेस एंड सैलरीज लगभग एक ही है। फिर है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। अच्छा हाँ, क्रेडिटर्स कंपनी बहुत सारा काम क्रेडिट पे करती है, तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिटर्स को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे मोस्टली कंपनी क्या करती है, भाई आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए तो आप तुरंत पेमेंट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेज होता है, 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। इस तरीके से होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तरीके से काम करती हैं। प्रोडक्ट आपका बन गया, आपने दूसरी कंपनी को एक्सपोर्ट कर दिया अपना प्रोडक्ट, उनका भी यही होता है कि उनके यहाँ चेकिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है, सब चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद 15 डेज 30 डेज के अंदर वो पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट दोनों तरफ से बना रहता है, यानी जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आप वहां पर भी क्रेडिट में काम करते हो, और जब आप सेल आउट कर रहे हो तब भी आप क्रेडिट में काम कर रहे हो। अभी कौन आया ये, अभिषेक वर्मा, क्लास कितनी लेट लेट तक आप क्लास में एंट्री करोगे। हाँ, तो आपको मैनेजमेंट कैश भी करना है, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, मीटिंग करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ी हो तो करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमको विद इन अ ईयर हमारी लाइबिलिटीज पेड करनी हो, ठीक है, एक साल के अंदर जो भी लाइबिलिटीज हमें पे करनी होती है वो सारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे बिल्स होते हैं, कुछ बिल्स होते हैं जो हमें पे करने होते हैं, जैसे बिल्स पे बोलते हैं, 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, तो जितना भी विद इन 1 ईयर होता है उनको करंट बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज आपको पे करनी है तो आपको कैश मेंटेन रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ इनफ स्टॉक, एक साल के लिए हम कोशिश ये भी करते हैं कि हमारे पास स्टॉक रहे ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुक जाए, तो हमें कैश की जरूरत वहां भी पड़ती है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजों के लिए हमें कैश की जरूरत होती है, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजर का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो किस तरीके से कैश को मैनेज करे, ठीक है। उसके बाद ये है फाइनेंशियल कंट्रोल, ये लास्ट पॉइंट है, द फाइनेंस मैनेजर हैज नॉट ओनली टू प्लान, प्रोक्योर एंड यूटिलाइज द फंड्स। फिर कोई आ गया है, दीपक कुमार वर्मा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल कंट्रोल। The finance manager has not only to plan, procure, and utilize the funds, but he also has to exercise control over finances. This can be done through many techniques like ratio analysis, financial forecasting, cost and profit control, etc. अभी आपने स्टार्टिंग में अगर जब बैलेंस शीट और उसके बाद थोड़ा पढ़ा हो तो आपने ये रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, ये और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग,
या वेरिएंस, ये सब पढ़े होंगे। ये सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे रेशियो एनालिसिस का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे रेशियोज दिए हुए हैं कि जैसे डेट और इक्विटी का रेशियो या एसेट्स और लायबिलिटी का क्या रेशियो होना चाहिए। तो होता क्या है, हमने उसमें वैल्यू पुट किया कि हमारी कंपनी में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, और हमें पता चल गया। जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज का 2:1 होता है, यानी हमेशा हमारी जो लायबिलिटीज होनी चाहिए उससे एसेट्स हमेशा डबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है और हमारी एसेट्स घट रही है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, हम बैंकरप्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो या साउंड हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो साउंड नहीं काम कर रहा है, या हमारा बिजनेस साउंड नहीं काम कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए हमारी डेट्स कितनी है, हमारी इक्विटीज कितनी है। तो ये सारे हम चीजें हमें रेशियो से पता चल जाती हैं। या आपने पढ़ा होगा फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो में हम देखते हैं कि कहाँ से हम फंड हमारे पास आ रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज से हमें फंड्स रिसीव हो रहे हैं, और कौन कौन सी जगह हम अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बताता है हमें फंड फ्लो एनालिसिस। सेम उसी तरीके होता है कैश फ्लो एनालिसिस, यानी कैश हमारे पास कहाँ कहाँ से रिसीव हो रहा है और कहाँ कहाँ हम कैश को अपने इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कौन करता है, फाइनेंस मैनेजर करता है, ताकि कंट्रोल कर सके फाइनेंशियल चीजों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्लियर हुआ क्लास? फंक्शन सारे क्लियर हुए? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर हुए क्लास? यस यस मैम। ओके ओके। कैसे क्लास लगती है, एकदम शांति से, वन वे कम्युनिकेशन लगता है हमें तो बस। हम बोलते जा रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हो। ठीक है मैम, सब लोग बोलेंगे फिर आप कहेंगे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। नहीं नहीं, जब हम पूछे तब बोल दिया मैम इसकी पीडीएफ भेज देंगी? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भेजेंगे। जैसे हमारी ये यूनिट कंप्लीट होगी ना, हम आपको ये पूरी यूनिट के मतलब यूनिट वाइज नोट्स भेजेंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज हम इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि लेक्चर वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के पास आधे पहुंचेंगे, किसी के पास नहीं पहुंचेंगे। तो ये पूरी यूनिट के नोट्स हैं, तो हम आपको पूरी यूनिट के नोट्स भेजेंगे। ओके क्लास? यस मैम एक प्रॉपर हाँ ग्रुप बना लीजिए ना मैम, सीआर से कह के। अच्छा, क्या आपका प्रॉपर ग्रुप है नहीं जो जिसमें हम मैम है भेज? हाँ हाँ। मैम, ग्रुप है, प्रॉपर ग्रुप है अपने, मेरी क्लास का ही है मतलब। उसमें मैम ओ, आप सीआर से बोल के ऐड हो जाइए, तो मैम उसी में मैम सेंड कर दिया करिए। अच्छा, उसमें सेंड कर देंगे। नहीं तो जो ग्रुप हमें, तो एक जिसमें हमें प्रॉपर ग्रुप बना तो है फैकल्टी का। बना तो हाँ है ये। तो हम मैं जिसमें सेंड, इसी की बात हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने से कोई फायदा नहीं। एक्स्ट्रा ग्रुप बनाओगे, ग्रुप पे ग्रुप बनते जाएंगे, वो चीजें समझ नहीं आएंगी, क्या चीज किसमें क्या आ रहा है कुछ हाँ, समझ तो में नहीं एक आएगा। ही हाँ ग्रुप बना है, उसी में सारे टीचर्स और मैम भी ऐड हैं। हाँ, उसमें बच्चे भी सारे ऐड हैं, जिसमें क्या आप लोग ऐड नहीं हो बेटा? मैम है, उसमें तो ऐड है। मैम है ऐड। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो तो फिर हम क्यों उसी कह में रहे हो? डालते हैं। अरे अगर वैसे भी आपको, अगर आपको लग रहा है तो हम इसमें भेज देंगे। हम आर्या को सेंड कर देंगे, आर्या अपने ग्रुप में सेंड कर देना, जिस भी ग्रुप में सेंड करना हो। ओके मैम। मैम ये ठीक रहेगा, ये ठीक ठीक रहेगा। है ना, कोई ओके इशू ओके नहीं मैम। है। देखो नोट्स किसी को भी मिल जाए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी मेरी क्लास में ऐड हो जाए पढ़ने के लिए, हमें उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, जितनी भाई ज्यादा, क्योंकि इस वक्त वैसे भी इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो जितने बच्चे ऐड हो जाएं, जिन तक ये चीजें इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, अच्छा ही है। ठीक है, इस सिचुएशन में। ओके, तो फंक्शंस क्लियर होते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी क्या हो जाता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, तो हमें भी समझ में नहीं आता। वैसे क्या होता है, आपके फेसेस दिख रहे होते थे क्लास में, तो ये क्लियर होता है कि हाँ समझ आ रहा है। अभी तो ये लगता ही नहीं कुछ आ रहा है, समझ में नहीं। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अब हम लोग बार बार बात कर रहे थे, इसमें एक नाम ले रहे थे फाइनेंस मैनेजर। अब हम लोगों ने अगर फाइनेंस मैनेजर के रोल नहीं पढ़ा, या फाइनेंस मैनेजर के फंक्शंस नहीं पढ़े, तो फाइनेंस मैनेजर भी नाराज हो जाएंगे। तो हम लोग आते हैं फाइनेंस मैनेजर के ऊपर। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है कि फंक्शंस या रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, तो अगर आप जो आपने ऊपर फंक्शंस पढ़े ना,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, अगर आप वो ही सारे फंक्शंस भी लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं होगा। ओके, अलग से भी इसलिए लिखने हैं कि कुछ उसमें एडिशनली और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड हो जाए, लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको बहुत सारे और भी काम करने होते हैं। ठीक, तो आप अगर वो भी फंक्शंस लिखोगे वो भी इनफ हैं, वो भी गलत नहीं होंगे। और ये वाले हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहला है रेजिंग ऑफ फंड्स। हम लोग बार बार बात कर चुके हैं कि हमें फंड्स रेज करना होता है। ठीक है, हमें डेट्स, इक्विटीज, बॉन्ड्स और इनमें सब में इशू करके हमको फंड रेज करना होता है, या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले सकते हैं। फिर उसके बाद है एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, उन फंड्स को जो हमने रेज किया उनको एलोकेट करना। ये अगर आप लोगों ने फंड फ्लो एनालिसिस अगर पढ़ा हो ना, तो ये फंड्स वाला पार्ट आपको उसमें से क्लियर हो जाएगा, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा ये वाला कैश फ्लो फंड फ्लो एनालिसिस पढ़ा है ना क्लास? नो मैम। अच्छा, नो मैम। नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बता देते हैं। इतना तो ये तो क्लियर हो रहा होगा ना कि फंड फ्लो एनालिसिस, इसमें फंड्स का फ्लो देखा जाता है, यानी इसमें जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज जैसे बैलेंस शीट में बनती है ना, वैसे ही फंड फ्लो एनालिसिस में बनता है सोर्सेस, और जहां जहां अपने फंड को क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं और अमाउंट का सेक्शन रहता है। ठीक है, तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। तो ये जो लिखा है रेजिंग ऑफ फंड्स, दूसरा लिखा है एलोकेशन ऑफ फंड्स, सेम ये वही चीज है लगभग एक तरीके की, यानी आपने कहाँ से फंड्स को रेज किया, यानी कहाँ कहाँ से आप फंड्स लाए और कहाँ कहाँ आपने एलोकेट किया है। ठीक, तो ये फंड फ्लो एनालिसिस आप बनाओ तो उसमें ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये है प्रॉफिट प्लानिंग। जैसे कैश मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है ना फाइनेंस मैनेजर के लिए, इसी तरीके प्रॉफिट की प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कि मान लीजिए आपने 1000 रुपीज आपका प्रॉफिट आपने अर्न किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वो 1000 रुपीज ठीक तरीके से इन्वेस्ट नहीं किए तो आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे। मान लीजिए हमने 1000 रुपीज अर्न किए, उसमें से हमने क्या किया, 400 रुपीज को हमने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स और डिबेंचर्स में। उसके बाद से हमने 400 रुपीज को रिटेन रखा, रिटेन अर्निंग में रोक के रखा है। ठीक है, और जो हमारे पास 200 बचे वो हमने अपने डिविडेंड्स इशू कर दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट की भी प्लानिंग करनी है, और हम पहले से भी प्लानिंग करते हैं कि इस साल हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। ठीक, धीरे धीरे हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो ये रोल होता है फाइनेंस मैनेजर का कि वो इसको किस तरीके करें। उसके बाद ये है अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट्स। जो भी कैपिटल मार्केट्स होते हैं, स्टॉक मार्केट्स होती हैं, उसको समझना भी फाइनेंस मैनेजर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो से समझ पाता है कि किस किस एरिया में रिस्क बढ़ रहा है, कहाँ कौन सी कंपनी है जो ऊपर जा रही है, किसमें इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी है जो प्रॉफिट्स घट रहे हैं उनमें हमें नहीं इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही हो। ठीक है, ये समझ रहे हैं क्लास, शेयर्स की ट्रेडिंग क्लास, नो शेयर्स मैम। की ट्रेडिंग, शेयर्स की ट्रेडिंग। ओके, हम और क्लियर कर देते हैं। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा ना, जैसे ये जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं ये सुनी है ना, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये सुना है? यस मैम। गुड। ठीक है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक्स का एक्सचेंज करते हैं, यानी उनका काम क्या होता है, वो एज अ ब्रोकर काम करते हैं। उनका काम ये होता है, ये आपने सुना होगा ना, एंजल ब्रोकिंग या शेर खान ट्रेडिंग, इन सब कंपनीज यस का मैम। हाँ नाम सुना होगा। गुड गुड। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं कि ये एक तरीके से चैनल का काम करती हैं। आपके पास मान लीजिए शेयर है, आप शेयर बेचना चाहते हो, एक दूसरा पर्सन है जो शेयर खरीदना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, एज अ मीडिएटर काम करते हैं। हम उस मीडिएटर की तरह काम करते हैं। आप हमारी फर्म में, यानी आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराओगे, और हम एज अ मीडिएटर जो खरीदना चाहता है हम उससे खरीद लेंगे, और जो बेचना चाहता है वो उसको बेच दिया जाएगा। वो मतलब हमसे खरीद और बेच सकता है। इसके लिए क्या होता है, इन कैपिटल मार्केट्स को रन कराने के लिए आजकल आप लोगों ने सुना होगा डीमैट अकाउंट। सुना है क्लास, यस डीमैट मैम। अकाउंट? हाँ गुड। यस मैम। ठीक है,
ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है डॉक्यूमेंट्स उसमें। यस यस यस, इसका फुल फॉर्म होता है डिमेटलाइजेशन। यस यस, डीमटेरियलाइजेशन। वर्ड सही समझ में आ रहा है, क्योंकि इनमें सॉफ्ट फॉर्म में होता है, यानी आप मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होता है, यानी डी मटेरियलिस्टिक हो गया। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, इसमें सॉफ्ट फॉर्म में होता है, इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले पहले भी होता था, लेकिन पहले डीमेट अकाउंट नहीं हुआ करते थे। पहले क्या होता था कि आपने मान लीजिए किसी से शेयर खरीदे, तो क्या हो रहा है, जब तक हमें उसकी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तब तक उस कंपनी के शेयर डाउन हो गए। अब हमें क्या करना है, तुरंत बेचने हैं। तो हम जब तक बेच रहे हैं तब तक उस कंपनी के शेयर्स ऊपर चले गए। बहुत टाइम लगता था, ठीक है, क्योंकि हार्ड कॉपी में आते थे और टाइम लग जाता था। ठीक, अभी क्या होता है, शॉर्ट उसमें होता है, शॉर्ट इसमें सॉफ्ट कॉपी में होता है। आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है जिसमें आपको सामने सामने दिख रहा होता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन रहती है जिसमें रेड कलर और ग्रीन कलर से मतलब एक साइड में सारे नाम आ रहे होते हैं कंपनी, जिसमें अंबानी हो गया, ऑयल हो गया, या बहुत सारी, इंडियन ऑयल हो गया, बहुत तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, एक साइड में सारी कंपनीज के नाम हो गए। और फिर इनकी शेयर्स की वैल्यू शो होती है कि किसकी शेयर की वैल्यू कितनी कितनी है। उसके बाद दिखाते आप, आपने आपके पास जितने हैं ना, फिर वो दिखते हैं कि आप किन के शेयर्स खरीदना चाह रहे हो, किन के बेचना चाह रहे हो। ठीक, तो उसमें रेड और ग्रीन से शो करते हैं, जो नीचे जा रहे होते हैं वो रेड से, जो ऊपर जा रहे होते हैं वो ग्रीन से। ठीक है, तो इस इन सब की इंफॉर्मेशन भी एक फाइनेंस मैनेजर को होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इन सिक्योरिटीज में भी ट्रेडिंग करता है। अच्छा हाँ, ये हम बता देते हैं, इन सबको बोलते हैं सिक्योरिटीज। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और भी स्टॉक्स होते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं जिसमें कमोडिटीज होती है ना, जो गेहूं और ये सब, इनकी भी होती है कैपिटल मार्केट में। ठीक है, उनको गोल्ड सिल्वर इनकी भी होती है, तो इनको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। ठीक है, तो सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ये सब आते हैं, कमोडिटी मार्केट के अंदर वो आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनका ये काम होता है कि वो स्टॉक्स को एक्सचेंज करें। और इसमें अच्छा, चलो फिर हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी कैपिटल मार्केट इतना समझ लिया है ना क्लास, ये इतना तो क्लियर हो गया आपको? यस मैम। इतना मतलब किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ये क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास। तो कोशिश ये करी जाती है कि जो फाइनेंस मैनेजर उसको इसकी अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि अगर अच्छी नॉलेज नहीं होती, इवन कैपिटल मार्केट के अंदर ही ये सब जो आप लोग सुनते हो ना, आजकल सुन रहे होगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में भी ये होता है, बस म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे इसमें कैपिटल मार्केट में हम क्या करते हैं, हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो हमने 100 इन्वेस्ट किए, एक ही फंड में इन्वेस्ट किए। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब ये होता है म्यूचुअल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जब हम ये जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है ना, शेर खान, एंजल ट्रेडिंग, तो जब हम इनके थ्रू जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हमें म्यूचुअल फंड, अब तो बैंक्स भी म्यूचुअल फंड में आ गए हैं। बहुत सारी बैंक्स भी म्यूचुअल फंड का काम करती हैं, जैसे HDFC है, ICICI, तो आप इनके थ्रू भी जा सकते हो। तो ये क्या कहते हैं, ये आपके 100 रुपीज, मान लीजिए आपने आपने बोला कि भाई मेरे पास 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, हम 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये क्या करती है, आपके 100 रुपीज को किसी एक कंपनी में नहीं लगाती है। ये क्या करते हैं कि आपके 100 रुपीज में से उसको उसका बाइफोकेशन कर देती है, उसको डिवाइड कर देती है। अब उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज को 10-10 के पार्ट्स में उन्होंने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से लॉस लॉस हो रहा होगा तो कहीं से तो बेनिफिट आपको होगा। ठीक, या सभी एक ही बार में तो लॉसेस नहीं दिखाएंगे, ज्यादातर प्रॉफिट्स में ही जाएंगे, भले ही कम हो। तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में हम कोशिश यही करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कम अमाउंट लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगह इन्वेस्ट करें, और इनकी पूलिंग करी जाती है। तो जैसे मान लीजिए 4 लोगों का पैसा था, यानी 400 रुपए हो गए, उन 400 रुपए को हमने अलग अलग जगह लगाया और हमें सबको इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का काम होता है, इसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसे इस सब की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर वो इन सब की इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा तो उसके इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट अर्न कम हो पाएगा।
ओके क्लास, क्लास ये यहाँ तक Yes, क्लियर ma'am. है आपको? Yes. ठीक है, Yes, ma'am. जितना हम लोगों ने पढ़ा वहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितने Yes, मतलब ma'am. आज जितने डिस्कस किया, ओके क्लास। ठीक है, देखो हम लोग बहुत आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं ना जो इंटरकनेक्टेड है। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी ना फंड फ्लो एनालिसिस या कैश फ्लो एनालिसिस, तो बार बार वर्ड आ रहा है फंड। ठीक है, तो ये जो आगे लिखा हुआ है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये हम लोग अपनी कल की क्लास में करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, कल आपकी क्लास है? अच्छा क्लास आपकी कल क्लास नहीं है। आप अपनी ये क्लास नोट कर लो। मेरी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास है ये वेडनेसडे थर्सडे 10 to 11 है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे 2 to 3 है। ठीक है, तो यानी अब अपनी मुलाकात मतलब थ्रू ऑनलाइन मोड मंडे ट्यूसडे होगी। फाइन क्लास? Okay, ma'am. या हम आर्या आपको सेंड कर देंगे जो मेरा शेड्यूल है, Okay, ma'am. हम आपको सेंड कर देंगे तो कि कब कब आपकी फाइनेंशियल मैनेज, तो आप अपने ग्रुप में सेंड कर लेना। Yes, ma'am. कर देंगे। ठीक है, और नोट्स भी हम आपको सेंड कर देंगे। अभी कितना रह गया? अभी काफी इसमें रह गया है। या हम ऐसा करते हैं ना कि चलिए, अच्छा कहते हैं अपनी क्लास ओवर हो गई है और हम रिकॉर्डिंग क्लोज करते Ma'am, हैं। attendance. वेट वेट